नाज़रीन, रीजनल हाई लेवल की मीटिंग्स और डेवलपमेंट्स इस वक्त हो रही हैं। गजा के हवाले से जो सूरत हाल बन गई है और इवन लेबनान के हवाले से जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सेंसिटिव है और रेजिस्टेंस की जानिब से मीडिएटर्स और गारंटर्स को कहा गया है कि वो अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी करें। दूसरी तरफ जो मागा के हाई ऑफिशियल्स हैं अमेरिका में, वो अब बहुत ज़्यादा खुलकर मजीद बात कर रहे हैं कि कैसे नेतन्याहू जो है वो जंगों को मजीद आगे बढ़ा रहा है और अभी जो इसराइल ने ये हमले किए हैं उस पर भी काफ़ी बड़ी डिबेट जब वहाँ पर छिड़ी हुई है। अच्छा, इसके साथ नजर एक और जंग जो है वो कहीं ना कहीं उसके खतरात अब बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और वो साउथ एशिया में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सूरत हाल है वो कुछ अच्छी नहीं है। एक मुज़ाकरात हो रहे थे, वो कोलैप्स हो गए और अब पाकिस्तान ने ये कहा है, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि अगर अफगानिस्तान अगर तालिबान रिजीम जो है वो पीछे ना हटी और बाज ना आई तो फिर हम तालिबान रिजीम को ऑब्लिटरेट कर देंगे। ये अल्फाज जब इस्तेमाल किए गए हैं तो यहां पर भी कशीदगी काफी ज्यादा जब बढ़ रही है। उधर यूरोप के लिए नए क्राइसिस जब खड़े हो रहे हैं और द डिक्लाइन ऑफ यूरोप, ये तो सब बात कर ही रहे हैं, उसमें क्राइसिस दर क्राइसिस है। यूक्रेन जंग, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के क्राइसिस, जो सबसे बड़ी वजह है वो इमिग्रेशन है, जो इन तमाम रीजन से, मिडिल ईस्ट से, एशिया से, अफ्रीका से यूरोप की तरफ जब वो हो रही है, ये सबसे बड़ा क्राइसिस है। इलोन मस्क ने क्या कहा है? इलोन मस्क ने ये कहा है कि बरतानिया में सिविल वॉर हो सकती है। अब ये इलोन मस्क का दावा कितना हकीकत पर मुबनी है, नहीं है, इसके खतरात हैं या नहीं है, लेकिन इलोन मस्क ने ये कहा है कि सिविल वॉर जब वो बरतानिया में हो सकती है। वजह क्या है? इमिग्रेशन। इमिग्रेशन ये सबसे बड़ा इशू है और वो यूक्रेन जंग की वजह से भी हो रही है। वहां से सारे यूक्रेन के लोग भी तो यूरोप आ गए हैं और अफ्रीका से भी हो रही है और मिडिल ईस्ट के जो क्राइसिस हैं, जो इजराइल की जंगें हैं, उसकी वजह से भी हो रही है और बाकी एशिया से भी हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो यूरोप में क्या सूरत हाल है वो आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। और देखें जो अमेरिका में जो आप कह लें कि जिस डायरेक्शन के अंदर मामलात गए हैं ना, कि इमिग्रेशन सबसे बड़ा इशू बनकर सामने आया और उसने वोटर बिहेवियर को इंपैक्ट किया, तो यही कुछ यहां यूरोप में होने जा रहा है। वो चीज वहां से यहां तक आनी ही आनी है। और अभी जो ताजा तरीन आज सर्वे सामने आया है कि फार राइट जो पार्टीज हैं वो जर्मनी में, फ्रांस में, ये बड़ी ताकतें हैं, यहां पर फार राइट पार्टीज है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है। तो अल्टीमेटली मौजूदा जो पार्टीज हैं उनको फार राइट पार्टीज है वो रिप्लेस करेंगे और यूरोप बिल्कुल एक नया यूरोप जब वो आपको नजर आएगा और उसके असरात जब वो पूरी दुनिया पर होंगे। तो इसी के साथ आज हम सूडान के ऊपर भी नाज़रीन बात करेंगे। सूडान बदकिस्मती से वहां पर एक प्रॉपर जेनोसाइड हो रही है, प्रॉपर जेनोसाइड सूडान के अंदर इस वक्त जारी है और इसका ताल्लुक इजराइल के साथ क्या है और मिडिल ईस्ट की जो गवर्नमेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा इजराइल के सामने मजबूर हैं, सूडान की जेनोसाइड का इस बात से क्या ताल्लुक है। और अरब वर्ल्ड के अंदर एक डिवीजन इस वक्त है और वो बढ़ रही है, उसका ताल्लुक सूडान से क्या है और वहां पर जारी जेनोसाइड से क्या है, वो आपके सामने आज हम रखेंगे, डिटेल में ये भी बात करेंगे। गजा में जो इजराइल ने फुल स्केल बॉम्बिंग की, जिसके बाद सीज फायर जब उसने अनाउंस किया, उसमें 100 फलस्तीनी जब शहीद हुए। पहले तादाद 70 थी, अब जो वहां से तफसीलात सामने आ रही है 100 फलस्तीनी जब वहां पर जब शहीद हुए और पूरी गजा पट्टी में इस वक्त फ्यूनरल्स जो है वो पढ़े जा रहे हैं। फ्यूनरल्स अक्रॉस गाजा एज इजरायली सीज फायर वायलेशंस किल्स मोर देन 100। अब आप देखें ना कि पहले इस तरह से फलस्तीनी शहीद हो रहे थे तो उसको यह नहीं कहा जा रहा था कि यह सीज फायर है और यह सीज फायर की वायलेशन है। अब में और पिछली सूरत हाल में फर्क सिर्फ इतना है कि इसको सीज फायर कहा जा रहा है और इसमें हम लोग को एक वायलेशन कहा जाता है, बस ये इतना फर्क है। और अब तो हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि ये जो सीज फायर है, दिस इज द पैटर्न ऑफ जेनोसाइड। ये भी उस जेनोसाइड के एक पैटर्न का हिस्सा है कि ठीक है, आज की दुनिया में जब मॉडर्न मीडिया है और लोगों का प्रेशर है तो एट सम पॉइंट आपको जाकर प्रेशर को डिफ्यूज करने के लिए इस तरह के सिंबॉलिक इकदाम करने हैं जिसको सीजफायर आप कहेंगे, ताकि प्रेशर जब वो डिफ्यूज हो सके। लेकिन ऑन ग्राउंड वो जो स्टारवेशन है, जो इफेक्टिव जेनोसाइड है और सिविलियंस का मरना है, देखिए बुनियादी बात सिविलियंस का मरना है वो उसी तरह से जारी है। बुनियादी बात तो ये है, तो वो उसी तरह से जारी है। तो सीज फायर भी पार्ट ऑफ द जेनोसाइड पैटर्न है, क्योंकि आपको एट द सम पॉइंट जाकर प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि उसको डिफ्यूज करने के लिए आपको सो कॉल्ड सीज फायर करना ही है। अब ये बात हमारे सामने है।
इजराइल किल्ड मोर देन 100 पीपल इंक्लूडिंग 46 चिल्ड्रन। 46 बच्चे जो वो गजा के अंदर मारे गए हैं, और ये नॉर्मल है, ठीक है। इतने बच्चे मारे गए हैं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे और ये नॉर्मल है। सीज फायर दोबारा से अनाउंस हो गया। अब मागा की जो टॉप ऑफिशियल है टेलर ग्रीनी, जो सेनेटर है और बहुत बड़ी पावरफुल वॉइस है, उन्होंने कहा, पहले स्टीव बैनन ने कहा कि नेतन्याहू को फौरी जब तब्दील किया जाए, रिजीम चेंज वहां पर किया जाए, और अब इन्होंने कहा है कि इजरायली मिलिट्री ने अनाउंस किया कि सीज फायर दोबारा से रिस्टोर हो गया है आफ्टर इट किल्ड 104 पीपल, 104 लोगों को मारने के बाद, इंक्लूडिंग 46 चिल्ड्रन। 46 चिल्ड्रन, वो दोबारा रिपीट में लिख रही हैं, आर दीज नॉट द वॉर क्राइम्स? यानी अब ये बहुत बड़े ऑफिशियल्स हैं जिनकी आवाज पूरे अमेरिका में जाती है, तो अब वो खुलकर ये बात कर रहे हैं कि 46 बच्चों को और 104 लोगों को मारने के बाद वो कह रहे हैं कि सीज फायर दोबारा से अनाउंस हो गया है। तो क्या ये वॉर क्राइम्स नहीं है जो इजराइल कमिट कर रहा है? तो इतनी ओपनली बात जाना ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। ये तहरीक बहरहाल अपना असर दिखाएगी। दूसरी तरफ जो है वो कतर की स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा है कि हमारा मिशन है कि जंग को मुकम्मल तौर पर एंड करना, और जो कुछ शर्म अल शेख में एग्री हुआ था उसको मुकम्मल इंप्लीमेंट करवाना। तो इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम बहुत ज्यादा कंसर्न हैं जो इजराइल हमले कर रहा है, तो कंसर्न है वो बहुत ज्यादा। कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो सऊदी अरेबिया पहुंचे हैं और MBS के साथ जब मुलाकात हुई है, और इसी के साथ सऊदी अरेबिया जो है वो रीफोकस कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, लॉजिस्टिक्स के ऊपर और रिलीजियस टूरिज्म के ऊपर, अपनी इकोनॉमी को जो है वो मॉडर्नाइज कर रहा है। और ईरान और सऊदी अरेबिया ने हेल्थ कोऑपरेशन और ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के ऊपर जो है वो इत्तेफाक किया है। अच्छा, तो ये एक सूरत हाल होगी। अब पाकिस्तान और तालिबान, अच्छा जाहिर है कि एक वक्त में पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया, लेकिन जाहिर है उस वक्त की रियलिटीज और आज जो एक बिल्कुल इलॉजिकल चीज, देखिए 20 साल अफगानिस्तान में जंग रही, अमेरिका डिस्ट्रक्शन हुई, क्या कुछ हुआ, तो अब जैसे तैसे करके तालिबान आए हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपने मुल्क के ऊपर फोकस करें, बजाय कि वो उसी पैटर्न को जारी रखे कि यहां से दहशतगर्दी हमसाया मुल्कों में हो रही है और एक रिलीजियस बुनियादों के ऊपर हो रही है। तो ये, और जो देखें पाकिस्तान में भी जो लोग हैं या कुछ तबकात हैं या कुछ पावर सेंटर्स हैं जो तालिबान को एक रिलीजियस गवर्नमेंट समझते हैं, तो उनको भी स्टडी करना चाहिए कि ये कोई रिलीजियस गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि ये एक, आप कह लें कि एक पुनिशमेंट है इस रीजन के लिए भी और अफगानिस्तान के लोगों के लिए भी। जिस तरह से उन्होंने खवातीन को बंद किया हुआ है घरों में, और जो कुछ वो वहां पर कर रहे हैं, इससे पनाह मांगनी चाहिए, ठीक है ना। और जो लोग उनके साथ कोई मुताबिकत रखते हैं इस रिजीम के साथ, उनको जरा थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए और ऐसी किसी भी हुकूमत से जो पनाह मांगनी चाहिए। अब वो टॉक्स हो रही थी लेकिन वो फेल हो गई हैं, और अभी जो डिफेंस मिनिस्टर ने जो ट्वीट किया है वो काफी आप कह लें कि सूरत हाल खराब हो रही है, इससे पता ही चलता है। पाकिस्तान थ्रेटन्स टू ऑब्लिटरेट, बिल्कुल सफा हस्ती से मिटा देना, ऑब्लिटरेट कर देंगे तालिबान रिजीम को आफ्टर पीस टॉक्स फेल। तो आगे से उन्होंने लिखा कि हमारा जो मिलिट्री आर्सेनल है, पूरी जो हमारी ताकत है, उसका हम एक हिस्सा भी नहीं लगेगा और ये रिजीम जो है इसको हम फारिग कर देंगे, और दे विल गो बैक टू द केव्स, वापस इनको गारों में जाना पड़ेगा छुपने के लिए। बड़े सख्त अल्फाज जो उन्होंने इस्तेमाल किए, और उन्होंने कहा कि तालिबान रिजीम जो है एक बार फिर अफगानिस्तान को एक नई जंग की तरफ धकेल रही है। पीछे दहाइयों की जंगें ही जंगें हैं, आप 19वीं सेंचुरी में देखें, आप 20वीं सेंचुरी में देखें, आप 21वीं सेंचुरी में देखें, पीछे जंगे जंगे फिर एक और जंग की तरफ ये धकेल रहे हैं। और एक बार फिर वो जो है वो बीटिंग द ड्रम्स ऑफ द वॉर। और फिर ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि ये जो अफगानिस्तान बार बार क्लेम करता है ना कि वो ग्रेव यार्ड है फॉर द सुपर पावर्स, तो ये बात सही नहीं है। असल में ये प्ले ग्राउंड रहा है, जरूर ग्रेव यार्ड तो नहीं है, ये असल में प्ले ग्राउंड रहा है सुपर पावर्स के लिए, और थ्रू आउट द हिस्ट्री ये रहा है। तो अगर ये बात सुनने के लिए तैयार ना हुए और वहां से हमले इसी तरह से होते हैं, तो फिर हम ऑब्लिटरेट कर देंगे। काफी लंबा चौड़ा ट्वीट है लेकिन मुख्तसर है। देखिए ये जो बात है ना ग्रेव यार्ड ऑफ द सुपर पावर्स, ये बात जब वो वाकईतन सही नहीं है। वो किस तरह से, देखिए बरतानिया की बात की जाती है कि बरतानिया यहां पर आया फिर उसको निकलना पड़ा, उसको भी आप जब हिस्ट्री में जाकर देखते हैं तो ऐसा नहीं है। वहां से बरतानिया के कुछ लोग, ठीक है ना, उसमें बहुत बड़ी तादाद में सिविलियंस थे और वो उनका काफिला जा रहा था, उनके ऊपर अटैक हुआ,
ठीक है ना। उसके बाद जब बरतानिया ने प्रॉपर फौज भेजी तो फिर ये लड़ने के लिए इनकी तरफ से कोई भी नहीं आया, ठीक है ना। जब बरतानिया की प्रॉपर फौज आई है तो ये नहीं लड़ सके हैं। फिर अमेरिका जितनी देर वो चाहा है, 20 साल तक वो अफगानिस्तान में रहा है। तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि देखें, जो ग्लोबल पावर्स आती है वो हमेशा रहने के लिए नहीं आती है। तो बरतानिया ने जब तक चाहा वो रहा, और अमेरिका उसने जब तक चाहा वो यहां पर रहा, ठीक है ना। और जो सोवियत यूनियन को यहां से निकलना पड़ा, उसके पीछे आपको पता है सबसे ज्यादा अगर पाकिस्तान ना होता तो ये पॉसिबल नहीं था। तो ग्लोबल पावर्स का सिनेरियो कुछ और है। पाकिस्तान जो एक हमसाया मुल्क है उसका सिनेरियो कुछ और है। ग्लोबल पावर्स आएंगी और जाहिर है कि वो वापस चली जाए, उन्होंने एक ना एक दिन जाना ही है, लेकिन पाकिस्तान तो यहीं पर है। तो ये कंपैरिजन जो है ना वो तालिबान रजीम के लिए ठीक नहीं है। तो ये इस घमंड में, ठीक है ना, एक अननेसेसरी वॉर। और आप देखिए मिलियंस ऑफ अफगान के रेफ्यूजीज हैं जो पाकिस्तान में हैं, कई दहाइयों से हैं और यहां पर रह रहे हैं। जितनी जैसी पाकिस्तान की इकॉनमी है वो उनको हिस्सेदार बना रही है, उसने बनाया है दहाइयों तक। तो फिर ये जो हॉस्टाइल एक बिहेवियर है टुवर्ड पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है, अफगानिस्तान किसी के इंटरेस्ट में नहीं है, तो चंद लोगों के सिवा अगर वहां पर, तो ये कोई अच्छा अमल उनका नहीं है। और काफी ज्यादा सूरत हाल खराब हो रही। देखते हैं आगे क्या होगा। सूडान की अगर हम नाज़रीन बात करें तो एक प्रॉपर जेनोसाइड जो वहां पर हो रही है। अच्छा, सूडान में खाना जंगी है, फौज के दो विंग्स है वो आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ अल बुरहान है, फतह अल बुरहान, और दूसरी तरफ RSF है, ठीक है ना, रैपिड सपोर्ट फोर्स है वो जिसको कहा जाता है। अब जो RSF है नाज़रीन, उस पर यह इल्जाम लग रहा है कि वो जेनोसाइड कर रही है, ठीक है, और वो सबूत भी सामने आ रहे हैं। यूनाइटेड नेशन से लेकर ह्यूमन राइट्स की तमाम ऑर्गेनाइजेशन से लेकर, मतलब बहुत सारे क्रेडिबल एविडेंस मौजूद हैं कि वहां पर जेनोसाइड। अभी उन्होंने एक सिटी है अल फशर जिसके ऊपर हमला किया है और बड़ी हॉरिफिक वहां पर वो लोगों को मार रहे हैं। मैस किलिंग इस वक्त वहां पर हो रही है और वहां से ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि अल फशर में जहां पर इस वक्त उन्होंने हमला किया है, कल उन्होंने उसका कंट्रोल हासिल किया है। तो वहां पर वो मर्दों को और नौजवानों को अलग कर रहे हैं फैमिली से, और फिर उनके सामने उनको जब वो मार रहे हैं। ये पुराना तरीकाकार है और बेरहमी की इंतहा है, ये पुराना तरीकाकार है और गजा में भी ये इस्तेमाल हुआ है। तो अच्छा, अब ये जो RSF है नाज़रीन, जिसके हवाले से क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है कि ये वहां पर जेनोसाइड कर रही है, इसके पीछे मिडिल ईस्ट का एक मुल्क है और वो मुल्क कौन सा है? तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आज लिखा है, हाउ यूएई आर्म्स बोल्स्टर्ड एज सुडानीज मिलिशिया अक्यूज्ड ऑफ जेनोसाइड। तो फतह अल बुरहान जो है उनको मिस्र, सऊदी अरेबिया और ये ममालिक जब सपोर्ट कर रहे हैं, और जो RSF है जिस पर यह इल्जाम लग रहा है उसके पीछे यूएई है। और सूडान जो है वो कुछ महीने कबल आलमी अदालत में भी जा चुका है यूएई के हवाले से ये इल्जामात लेकर। तो इल्जाम यूएई के ऊपर लग रहा है कि वो ये सारा कुछ कर रहा है और वो असला दे रहा है RSF को जो आगे से ये कुछ कर रही है। लीबिया से, चाड से, सोमालिया से ये सारी स्मगलिंग RSF के लिए, ये असले के लिए जब वो हो रही है, जदीद तरीन असला, पैसा, ये सारा वो कर रहे हैं। और यूएई का इंटरेस्ट क्या है? वहां पर जो रिसोर्सेज है, एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें उनका इंटरेस्ट है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए, यानी इसराइल की जरूरत क्यों है? इसराइल ने एक ही असला साज कंपनी खोली और वो मिडिल ईस्ट के इसी मुल्क के अंदर खोली है। तो जब आप ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं तो इसराइल से अच्छा साथी आपका क्या हो सकता है? और इसराइल खुद अफ्रीका के अंदर इन्वॉल्व है, उसकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट जो है वो डायमंड है, और कोई भी डायमंड की कान जो है वो इसराइल में नहीं है, वो सारा अफ्रीका से आता है। तो इसलिए इनके काफी शेयर्ड आप कह लें कि इंटरेस्ट है और इसलिए ये काफी करीब है। तो लेकिन फड्डा उधर अरब वर्ल्ड में पड़ा हुआ है, क्योंकि वो जो है वो दूसरों फतह अल बुरहान जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए, अरब नेशंस कंडेम RSF किलिंग्स इन अल फशर एज इजिप्ट ऑन हाई अलर्ट। अब देखिए ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं, जैसे नीचे सोमालिया कनेक्टेड है, इरिटेरिया की जंग, इथोपिया वो मसला चल रहा है, लीबिया साथ डिस्टेबलाइज है, दरमियान में फिर कॉन्गो, रवांडा, फिर ऊपर माली, नाइजर, बर्किनो फासो, ये सारा वहां पर जंगे हैं। तो अरब नेशंस और इजिप्ट हाई अलर्ट के ऊपर चला गया है। किसने कंडेम किया है? सऊदी अरेबिया ने कंडेम किया है RSF को, उसकी किलिंग्स को जो है वो। और
मिस्र ने कहा है कि इसके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो कुछ सूडान में हो रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया है कि वीडियोस, सैटेलाइट इमेजेस और बाकी जो शवाहिद हैं वो सामने आ रहे हैं कि अल फिशर में जहां पर इस वक्त हमला किया है, इससे पहले भी वो यही कुछ करते आ रहे हैं। जिस शहर पर वो हमला करते हैं वो यही कुछ कर रहे हैं। तो अभी अल फिशर में यानी कल उन्होंने कंट्रोल हासिल किया है, तो पूरे शहर में उन्होंने एक किलिंग कैंपेन जो है वो शुरू की हुई है। मर्द और लड़कों को, नौजवानों को, उनकी फैमिलीज, औरतों, बच्चों से सेपरेट करके उनके सामने टॉर्चर किया जा रहा है और उनको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, बाकायदा तौर पर मारा जा रहा है। रिपोर्ट्स ऑफ हंड्रेड्स इफ नॉट थाउजेंड्स सिविलियंस इन अल फशर बीइंग टारगेटेड एंड किल्ड ऑन एथनिक ग्राउंड्स। एथनिक वायलेंस हो रहा है, यानी एक कौम है उसमें बहुत सारी नस्लें होती हैं, तो एथनिक बुनियादों के ऊपर एग्जीक्यूशन जो इस वक्त हो रही, बहुत ही ब्रूटल, प्रॉपर जेनोसाइड वहां पर हो रही है। तो ये यानी सूडान का जो मामला है वो बड़ा सीरियस है, बड़ा पेनफुल है। जो वीडियोस अगर आप वहां से देखें तो बहुत ही पेनफुल है सूडान के लोगों के साथ जो इस वक्त हो रहा है। और इसका मतलब क्या, मतलब आरएसएफ जो कर रही है इसका नतीजा क्या निकलेगा। तो बहुत सारे लोग इसके अंदर जो मारे गए, सेक्सुअल वायलेंस, इसकी सारी रिपोर्ट्स है वो आ चुकी हैं। तो बड़ी उनके लिए पेनफुल जो है वो सूरत हाल है। खुद सोमालिया में यही कुछ हो रहा है, यानी एक सिविल वॉर वहां पर भी सूरत हाल है। तो अफ्रीका जो है वो एक लंबे अरसे से इस तरह भुगत रहा है, पहले कॉलोनियलिज्म और अब ये ग्रेट गेम ही की ये सारी है ना। देखिए इतना असलहा कहां से आता है, इतनी फंडिंग कहां से आती है। तो ये जो ग्रेट पावर्स होती हैं इनकी नजर होती है रिसोर्सेज पर, तो वो आपस में उनको लड़वाती हैं। तो बड़ी पेनफुल सूरत हाल है। इसका बरह रास्त ताल्लुक इसराइल से है और मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट जो इसराइल के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुक रखती हैं, हर चीज को पस पश डालते हुए, तो उसकी ये वजह है ऐसे प्रोजेक्ट्स में वो मिलकर जब वो इन्वॉल्व है। इलोन मस्क, सिविल वॉर इन ब्रिटेन इज इनवाइटेबल, जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन। इलोन मस्क कह रहे हैं देखिए हमारी कोई प्रेडिक्शन नहीं है, सिविल वॉर बरतानिया में नागुजीर है, सवाल यह कि कब होगी। यह नहीं कि होगी या नहीं होगी, कब होगी। तो सबसे बड़ी रीजन और सबसे बड़ी वजह वो ये बयान कर रहे हैं कि जो इमिग्रेशन हो रही है ये सबसे बड़ी वजह है। तो इलोन मस्क पहले भी चीजों को एग्जैजरेट करते रहते हैं, तो ये भी एक एग्जैजरेशन हो सकती है, ऐसी कोई इमीडिएट रिपोर्ट्स वहां से नहीं है। लेकिन बहुत ही गंभीर मसला बन रहा है इमिग्रेशन। और जाहिर है कि जब इलोन मस्क बात को इतनी हद तक ले गए हैं तो इसका मतलब कि चीजों को मजीद एग्जैजरेट जो है वो किया जाएगा कि इस तरह मामलात जा रहे हैं, खतरात हैं। लेकिन एक सवेयर इशू जो है वो अब बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के लिए बन चुका है। अब इससे वो कैसे निपटते हैं। और आप देखिए जर्मनी में जनाब अली जो एएफडी है जिसको इन्होंने बैन किया हुआ है, वो एएफडी जब सबसे ज्यादा लीड कर रही है। एएफडी डोमिनेटिंग पोल्स इन जर्मनी, और जब वो एएफडी को भी इलोन मस्क जब वो सपोर्ट करते हैं, और जो बरतानिया का जो फार राइट है जो एंटी इमिग्रेशन उसको भी इलोन मस्क जब वो सपोर्ट करते हैं। अच्छा, एक तो ये बात होगी। और यूक्रेन जंग, इस यूक्रेन की जो जंग है वो इस सेंटिमेंट को बढ़ाने में सबसे ज्यादा उसका किरदार है, क्योंकि वहां पैसा भी देना पड़ रहा है और बदले में इमिग्रेशन भी वहां से आ रही है। तो दो तरफा नुकसान यूक्रेन जंग की वजह से हो रहा है। अब ये देखिए पॉलिटिको ने क्या रिपोर्ट किया है, यूरोपीय यूनियन प्लेज हार्ड बॉल इफ यू विल नॉट सीज रशियाज कैश ओपन योर वॉलेट्स। अब ये अगला क्राइसिस है यूरोप के लिए। कई सौ साल हो गए यूरोपियन इक़्तिदार को, तो बहरहाल अब ये अपने डिक्लाइन की तरफ है, जिन्होंने इजराइल का भी ये तमाशा लगाया है, जिसने एक प्रॉपर जो किया आपके सामने, तो वो यूरोप अब डिक्लाइन की तरफ है। और यूरोपीय यूनियन जो है ना वो अपने आप में एक खतरे में जा चुकी है। यानी जो एक सब मुल्कों ने मिलकर एक यूनियन बनाया ना, तो वो यूनियन में अब इतनी डिवीजन्स हैं कि उस यूनियन का कायम रहना भी एक क्वेश्चन मार्क है। अब वो जो यूरोपीय यूनियन की डीप स्टेट है वो ये कह रही है कि या तो रशिया के एसेट्स फ्रीज करो, जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं वो मुखालफत हटाएं, या फिर जो है अपने वॉलेट्स खोलो, या फिर तुम्हें पैसा पे करना पड़ेगा यूक्रेन के लिए। जंग तो हम लड़ेंगे, या खुद पैसा दो या रशिया। अब दोनों मसाइल है, रशिया का पैसा इस्तेमाल करें तो भी मसला है, अगर खुद पैसा दे तो भी मसला है। इकोनॉमीज पहले डिस्टर्ब हैं, लोग पहले इसी वजह से जो है वो उनमें है कि भाई हम इधर पैसा लगाएं, जंगों में लगा रहे हैं। फिर अगर पैसा दिया सोशल प्रोग्राम से निकाल कर तो फिर मसला है, फिर फार राइट को और ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी। तो ये मसाइल है। अब नाज़रीन सूरत हाल ये है कि मार्च तक यूक्रेन को मजीद पैसा देना है। मार्च तक जो है वो यूक्रेन जो है इट विल रन आउट ऑफ मनी।
पैसा खत्म हो जाएगा यूक्रेन के पास। उससे पहले पहले जब उसको पैसा देना है, तो सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेट इस तरह से भी होने जा रही है कि हंगरी, जो सबसे बड़ा आपको पता है कि यूक्रेन वॉर का सबसे ज्यादा खिलाफ है, हंगरी, चेक रिपब्लिक और स्लोवेकिया, ये एक अलायंस बनाने जा रहे हैं कि हम हर सूरत में यूक्रेन के लिए जो फंडिंग है उसके खिलाफ यानी खड़े होंगे। अब ये पहले हंगरी था, अब ये तीनों मुल्क जो है वो अलायंस बनाने जा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन जो है वो प्रेशर बढ़ा रहा है कि वो तमाम गवर्नमेंट्स है वो यूक्रेन वॉर को फाइनेंस करें। अगर वो रशिया के एसेट्स को इस्तेमाल करने में राजी नहीं होते तो फिर खुद जो है वो पे करना पड़ेगा। और बेल्जियम जो है जहां पर यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर है यानी ब्रसल्स, तो जो सबसे ज्यादा पैसा है वो बेल्जियम के अंदर ही पड़ा हुआ है। तो अब ये वहां पर एक बेल्जियम के जो प्राइम मिनिस्टर है वो इसके खिलाफ है। अभी जब ये काफी करीब पहुंच गए थे तो बेल्जियम वो मुल्क था जो पीछे हट गया, उन्होंने कहा हमने ये इस्तेमाल करेंगे। तो अब ये है कि बेल्जियम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी एक कोalition गवर्नमेंट है और उनके बारे में यह है कि शायद ये दिसंबर तक इनकी गवर्नमेंट गिर जाए। यानी अब बेल्जियम जैसे मुल्क में जहां पर ब्रसल है और यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर, वो यहां पर ये स्कीमें लड़ा रहे हैं कि भाई यहां पर ही हुकूमत गिर जाए। ये ना देखें ना, यूक्रेन की जंग जो है वो हुकूमतें गिराने खुद यूरोप के अंदर, और क्या क्या कुछ हो रहा है, इलेक्शंस की रिगिंग हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। तो वो चले जाते हैं तो नए जो प्राइम मिनिस्टर आएंगे वो इसको जब सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह की सूरत हाल जब वो वहां पर पैदा हो चुकी है। हंगरी प्लान्स एंटी यूक्रेन ब्लॉक विद चेक एंड स्लोवेकिया, एंटी यूक्रेन ब्लॉक जब वो बना रहे हैं। और इसके साथ एक और बहुत बड़ा वाकया हुआ है नाज़रीन, और वो ये है अमेरिका ने आज जो ईस्टर्न फ्लैंक है वहां से 3000 फौजें निकाली हैं। यानी ये ईस्टर्न फ्लैंक जो टर्म है वो इस्तेमाल होती है, यानी जो रशिया, जो ईस्टर्न यूरोप है, ठीक है ना, तो वहां से रशिया कहता है कि भाई नेटो अपनी फौजें निकाले। तो आज अमेरिका ने वहां से अपनी फौजें जब निकाली हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब यह है कि रशिया और अमेरिका के दरमियान कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है। और इससे एक और बात आज साबित हो गई है, अमेरिका कभी रशिया से बराह रास्त जंग करने नहीं जा रहा है, वो प्रॉक्सी वॉर करेगा। और प्रॉक्सी वॉर में भी अगर जब तक ट्रंप और ये पॉलिसी जारी है, वो भी ये होगा कि वो यूक्रेन को असला नहीं देंगे, वो यूरोप को असला देंगे कि यूक्रेन को दे, पैसे हमें पे करें। पहले तो यूक्रेन को पैसे असला दे रहे थे ना, पैसे भी दे रहे थे। अब वो क्या, इससे भी अगली प्रॉक्सी वॉर ये कि यूरोप को असला बेचेंगे, यूरोप आगे देगा, तो यूरोप का दो तरफा भोरकस जो निकलेगा। इसके साथ वैसे ये एक आखिरी बात, एक थ्योरी है जो एग्जिस्ट कर रही है, वैसे ही इस पर डिबेट जारी है। देखिए, अमेरिका सुपर पावर कब बना? अमेरिका से पहले तो यूरोप सुपर पावर था ना, ब्रिटानिया, फ्रांस, ये सारे मुल्क जब सुपर पावर थे। तो कैसे बना अमेरिका सुपर पावर? यूरोप एक के बाद एक 20 सालों के अंदर वो 2 आलमी जंगों के अंदर गया, 2 मरतबा यूरोप डिस्ट्रॉय हुआ, 2 मरतबा कंस्ट्रक्शन हुई। दोनों में अमेरिका पहले, यानी जब जंग जारी थी तो असलहा बेच रहा था, फिर जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुई तो सबसे आगे आगे अमेरिका था। दोनों चीजों में, दूसरी आलमी जंग में सबसे ज्यादा अमेरिका ने असला दिया, फिर कंस्ट्रक्शन हुई तो सबसे ज्यादा अमेरिका ने कंस्ट्रक्शन में हिस्सा लिया। तो ये वो चीज है कि मतलब इसने बहुत ज्यादा रिच कर दिया अमेरिका को। और ये जो थे इनका तो भुरकस निकल गया, पहले डिस्ट्रक्शन हुई फिर कंस्ट्रक्शन में पैसा देना पड़ा। तो अब आप देखें कि अमेरिका अपने आप को पीछे कर रहा है, इन बातों के कोई रिकॉर्ड्स नहीं होते। अमेरिका ज़ाहिर एलानिया इसलिए अपने आप को थोड़ी पीछे कर रहा है, वो रशिया के साथ नहीं लड़ने जा रहा है। और ये बात भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, वो चाइना के साथ भी नहीं लड़ने जा रहा है डायरेक्टली, प्रॉक्सी वॉर। फर्क है ना भाई, दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, अमेरिका कभी भी दोनों से नहीं जीत सकता ना, वो दोनों अमेरिका से जीत सकते हैं, पर न्यूक्लियर है ना, न्यूक्लियर में तो कोई नहीं जीत सकता, गेम ओवर फॉर ऑल। तो वो क्या करेंगे? प्रॉक्सी वॉर। रशिया के साथ साथ चाइना भी बहुत आखिरी बात होगी कि बहुत आखिरी चीज होगी कि अमेरिका चाइना के साथ बराह रास्त जंग में जाएगा, प्रॉक्सी वॉर होगी, ठीक है। और जापान जाए, फिलिपाइन जाए, ठीक है ना, साउथ कोरिया जाए, तो अमेरिका पैसा देगा, वेपन्स देगा, लेकिन बराह रास्त जंग में नहीं जाने वाला। तो यहां भी अमेरिका पीछे अपने आप को कर रहा है, फौजें निकाल रहा है वहां से, रशिया के साथ ट्रेड की बात कर रहा है। यूरोपियंस जो है वो, अब आप वहां पर सूरत हाल देखें, फार राइट आगे बढ़ रहा है, इकोनॉमी का भुरकस है। अब कह रहे रशियन एसेट्स, रशियन नहीं तो अपने इस्तेमाल करो, उसके साथ और मजीद, और फिर जो मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के क्राइसिस हैं वहां से मजीद इमिग्रेशन। तो 500 साल हो गए यूरोप की हुक्मरानी को,
और ऐसा लगता है कि बड़ा डिक्लाइन जो है वो मुतवक्के है, और इसराइल की इस लायबिलिटी को अफोर्ड करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल आने वाले टाइम में मजीद होता चला जाएगा। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राय और आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।